हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज मैं सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 9 यानी कि जुरिस्डिक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है जी। जुरिस्डिक्शन पहले तो समझिए कि चीज क्या है। व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? कि जब एक फोरम के पास एक लॉ को इंप्लीमेंट करने की, यानी कि जो किसी के भी लीगल राइट्स वॉलेट हुए हैं तो उसकी रेमेडी के हिसाब से जो भी रिलीफ बनता है वो ग्रांट करने की अगर पावर है तो हम कहते हैं उस फोरम के पास यानी उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। ओके। और देसी तरीके से बात किया जाए तो अगर एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो जिस कोर्ट में आप जा सकते हैं यानी कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। ओके। आज हम सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जुरिस्डिक्शन। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इससे पहले वाले सेशंस में मैंने बेसिक्स ऑफ सीपीसी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम जुरिस्डिक्शन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 4th सेशन है हमारे सिविल प्रोसीजर कोड का। लेट्स स्टार्ट विद इट। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। ठीक है, सो दैट आई कैन ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन यू द पॉइंट्स इन अ बेटर वे। आई विल बी शोइंग यू द बेयर एक्ट एज वेल। ओके, you should keep your Bear Act with you in order to understand in a better manner. Okay? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करूंगा सिविल प्रोसीजर कोड के इस टॉपिक को यानी जुरिस्डिक्शन को। लेट्स स्टार्ट विद इट। ये देखिए, जुरिस्डिक्शन, ये जो वर्ड है जुरिस्डिक्शन, इसका ओरिजिन कहां से है? ठीक है, इसका ओरिजिन है लैटिन से। ठीक है, जुरिस्डिक्शो यानी कि लॉ अप्लाई करने की पावर होना। क्लियर? और जुरिस्डिक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 9 इज द ऑपरेटिव सेक्शन इन दिस। ठीक है, क्या वर्ड जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है सीपीसी के अंदर? ये किसी भी इनैक्टमेंट में ये डिफाइंड नहीं है। डेफिनेशन इज नॉट गिवन एनीवेयर। ओके, और आगे चलते हैं। जनरल मीनिंग क्या है? कि पावर और अथॉरिटी और कैपेसिटी टू टेक कॉग्निजेंस और टू एंटरटेन अ सूट। ओके, और आगे चलते हैं। मैं इसको एक, ठीक है, सर व्हाट इज एनैक्टमेंट? इनैक्टमेंट, स्टैट्यूट। एक स्टैट्यूट को, एक लॉ को, या जो एक्ट पास किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनैक्टमेंट। ओके, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक लॉ को हम इनैक्टमेंट कहते हैं। और आगे चलते हैं। तो जुरिस्डिक्शन को स्टडी करते हुए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलूंगा सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। सो ओपन योर बेयर एक्ट। मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी फ्रॉम द बेयर एक्ट। ये देखिए, हम पहले इसको एनालाइज करेंगे। समझिए, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, ये है सेक्शन, दिस इज ऑपरेटिव सेक्शन। हेडिंग देखिए, ये सीपीसी का पार्ट 1 है, सूट्स इन जनरल, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा। पहले हम करेंगे जुरिस्डिक्शन, उसके बाद हम रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस के टॉपिक्स को पकड़ेंगे। करते हैं आगे। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ठीक है, अब यहां जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो क्या है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द कोर्ट्स शैल, पहले तो अंडरलाइन करने वाला वर्ड है शैल। शैल वर्ड का मतलब है कि ये मैंडेटरी हो गया कोर्ट के लिए। अगर मे वर्ड होता तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती, लेकिन अगर शैल वर्ड है तो वो मैंडेटरी है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड, हालांकि कोर्ट को उस केस को एंटरटेन करना पड़ेगा जो उसके पास आता है, लेकिन जो प्रोविजंस इसके बाद यहां दिए गए हैं, अगर उसके हिसाब से वो केस नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेंगे। ओके, हैव जुरिस्डिक्शन यानी द कोर्ट्स शैल हैव जुरिस्डिक्शन। अगर हम बिना
ब्रैकेट्स वाले कॉन्टेक्ट को पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? द कोर्ट्स शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है यहां पर जो हेडिंग दी हुई है वहां वर्ड यूज हुआ है सिविल सूट्स, लेकिन यहां जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। क्या यहां पर सिविल सूट नहीं लिखा जा सकता था? क्या कारण है कि सिविल सूट्स वर्ड जो कि हेडिंग में लिखा गया है यहां पर वो ना लिखकर लिखा गया सूट ऑफ सिविल नेचर? क्या सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर सेम होता है या नहीं? अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। The courts shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Okay? तो हम पूरे के पूरे सेक्शन 9 का ब्रेकअप अब कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में ब्रेकअप कर सकते हैं। पहला ये वाला पार्ट, ठीक है, कि शैल हैव जुरिसडिक्शन, शैल हैव जुरिसडिक्शन पहला हिस्सा हो गया। दूसरा ये ऑफ सिविल नेचर, और तीसरा ये एक्सेप्टिंग वाला जहां पर बारिंग वाला। समझ में आया? सो सेक्शन 9 को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। मैं एक्सप्लेनेशन भी अभी पढ़ा देना चाहूंगा आपको, फिर उसके बाद बेर का काम खत्म हो जाएगा। A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature। यानी जितने प्रॉपर्टी मैटर्स हैं या फिर कोई एक ऑफिस है, कोई एक पद है, कोई पदवी है, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? सूट ऑफ सिविल नेचर। Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। ठीक है, ये रिलीजन वर्ड सबसे मेन है, यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर या ऑफिस को लेकर अगर कोई विवाद है तो उसको सूट ऑफ सिविल नेचर समझा जाएगा, बस वो प्योरली कोई रिलीजियस मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड एंटायरली, और दूसरा चाहे वो रिलीजन से जुड़ी हुई पदवी है, वो रिलीजन से जुड़ी हुई वो प्रॉपर्टी है, तब भी वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। दूसरा, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल whether or not any fees are attached to the office referred to in expression 1 or whether or not such office is attached to a particular place। वो ऑफिस चाहे किसी एक जगह से जुड़ा हुआ है या नहीं, या फिर कोई फीस उसके साथ अटैच्ड है कि नहीं, कि पैसे मिल रहे हैं या नहीं, ये बात इमटेरियल है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात को डिसाइड करते हुए कि वो सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं। मुझे पता है अभी एकदम से शायद आपको ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर नहीं होगा। एक्सप्रेशन 1 और 2 ये थोड़ी देर में आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। अभी तो हमें पढ़ना है क्या? सेक्शन 9 का मेन क्लॉज जो कहता है कोर्ट के पास जो जुरिसडिक्शन, द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन फॉर ऑल सिविल सूट्स, फॉर ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये 3 बातें कि जो सूट ऑफ सिविल नेचर है वो कोर्ट को सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर बार्ड है सुनना तो नहीं सुनेंगे, इतनी सी बात है। सो वी कैन डिवाइड दिस, पूरा का पूरा जो सेक्शन 9 है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। क्लियर? और ये कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स? सबसे पहले टू ट्राई all suits, और दूसरी चीज जो आती है वो है ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, और तीसरा आता है एक्सेप्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। क्लियर? तो थोड़ी देर में मैं दोबारा से आपको इसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा, इसी डायग्राम की तरफ लेके आऊंगा, और ये बहुत बड़ा एक डायग्राम बनेगा। क्लियर? उससे पहले मैं जुरिसडिक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा।
जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन को जो हम स्टडी करते हैं वो दो तरह से स्टडी करते हैं। सबसे पहला, बल्कि 3 टाइप्स बना लो, मीनिंग टाइप्स और फिर सेक्शन 9। ठीक है जी। सेक्शन 9 को तो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो अभी हमने लिखा है। कौन से 3 पार्ट्स? ये वाले 3 पार्ट्स। सेक्शन 9 के नीचे आएंगे टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर और एक्सेप्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली पार्ट। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 9 के 3 पार्ट्स। इसको आगे फिर और डेप्थ में लेके जाएंगे। ठीक है जी। अब आ जाए जुरिस्डिक्शन पर। मीनिंग में 2 बातें हैं। कब एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मानी जाएगी? पहली बात, उस कोर्ट के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू टेक कॉग्निजेंस। सेकंड, कैपेसिटी टू प्रोवाइड रिलीफ। जो रिलीफ मांगा जा रहा है, टू प्रोवाइड रिलीफ सॉफ्ट, उस केस करने वाले इंसान ने जो कोर्ट से कहा है कि मेरे साथ न्याय करने के लिए ये करो, जो करने को कहा जा रहा है, ठीक है, वो रिलीफ ग्रांट करने की पावर भी उस कोर्ट के पास होनी चाहिए। अगर ये 1 और 2 दोनों बातें हैं कि कोर्ट उस केस को सुन भी सकती है और न्याय करने के लिए जो वो इंसान मांग रहा है उसको दे भी सकती है, तो हम ये कहेंगे कि यस, द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। दिस इज मीनिंग ऑफ द वर्ड जुरिस्डिक्शन। अब मैं बताऊंगा इसकी टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं? टोटल 4 टाइप्स हैं जुरिस्डिक्शन की। सबसे पहली टाइप कौन कौन सी है ये यहां बताऊंगा। 1, 2, 3 और 4, 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? जिसके लिए बेसिकली वो कोर्ट बनी है, ठीक है, हम उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? वो केसेस जो कि सेंटर की लड़ाई है स्टेट के साथ, या किसी एक स्टेट की लड़ाई है दूसरी स्टेट के साथ, या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स की लड़ाई है सेंटर के साथ, या एक से ज्यादा स्टेट से लड़ाई है एक से ज्यादा स्टेट के साथ, या एक से ज्यादा स्टेट से लड़ाई है एक स्टेट के साथ। ये सब लड़ाइयां, ये सब डिस्प्यूट्स किस में आती हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आती है। इसके लिए बनी थी सुप्रीम कोर्ट। सीधा ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि डायरेक्टली उस कोर्ट में आप जा सकते हो। दिस इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी कहते हैं, और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है जी। फिर दूसरी आती है एपलेट जुरिस्डिक्शन। एपलेट जुरिस्डिक्शन, ये क्या होता है? एपलेट जुरिस्डिक्शन जो है ये किस वर्ड से बना है? ये अपील से बना है। जब आप एक कोर्ट के फैसले, जो कोर्ट ने आपको जो डिग्री दी है, ऑर्डर दिया है, जजमेंट आई है, जब आप उसके खिलाफ उससे बड़ी कोर्ट में जाते हैं और आप चैलेंज करते हैं, when you go to a higher level court and challenge the decision of a lower court, it means you have gone into appeal, यानी कि आप अपील में गए हो और उस कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन है। जैसे कि जो सेशंस कोर्ट है उसके फैसले के खिलाफ आप कौन सी कोर्ट में जाते हो? हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट के पास एपलेट जुरिस्डिक्शन है। थर्ड नंबर पे आती है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन यानी मनी, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू क्या है इन मनी टर्म्स, कि पैसों में सब्जेक्ट मैटर का की वैल्यू क्या है। और बताया गया होता है कि इस लेवल की कोर्ट में इतने लाख रुपए तक का केस जाएगा,
इस लेवल कोर्ट में इतने लाख रुपए तक का, इससे बड़ा कोई केस है तो वो डायरेक्टली इस कोर्ट में जाएगा। इसे हम कहते हैं पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। और फिर इसके बाद आता है अगला फोर्थ टाइप, एंड दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, वो समझिए आप। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन क्या है? जब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस के लिए एक अलग फोरम बना दी जाती है, एक अलग कोर्ट बना दी जाती है, तो हम कहते हैं कि उस कोर्ट के पास इसकी सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन है। जैसे कि ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, लेबर कोर्ट बनती है, कंज्यूमर फोरम्स बनती है, अब उसे हम कमीशन ही बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, उसके बाद नेशनल लेवल होता है। फिर कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। जितने भी सिविल सर्वेंट्स के सर्विस मैटर्स होते हैं वो किस कोर्ट में सुने जाते हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके नीचे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सब कुछ होता है। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव एक टर्म है जिसके तहत सेपरेट कोर्ट्स फॉर सर्विस मैटर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल होता है, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ट्रिब्यूनल्स। ऐसे ही एक एनवायरमेंट को लेकर ट्रिब्यूनल है, ग्रीन ट्रिब्यूनल। समझ में आया? तो ये एनवायरमेंट मैटर्स को देखने के लिए बनाया गया है। तो इसे कौन सी जुरिसडिक्शन कहेंगे? सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। ओके, अब देखिए हम जो डायग्राम आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है, उसमें हमने जुरिसडिक्शन को 3 पार्ट्स में स्टडी करना था। मीनिंग में आगे 2 बॉक्स बनाए हमने कि कैपेसिटी होनी चाहिए केस को सुनने की, कॉग्निजेंस लेने की और रिलीफ देने की। फिर टाइप्स में हमने 4 बॉक्स बनाए और सेक्शन 9 में अब हम 3 बॉक्स बनाते हैं। और ये 3 बॉक्स कौन कौन से बनाते हैं हम? सेक्शन 9 को तोड़ दिया 3 भागों में। कौन से 3 भागों में तोड़ दिया हमने? टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। और ये वर्ड्स कहां से लिए गए? यहां से लिए गए हैं, सेक्शन 9। द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स। फिर सेकंड पार्ट यहां से आता है, ऑफ सिविल नेचर। फिर थर्ड पार्ट कहां से आता है? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। क्लियर? चलो अब इसको स्टडी करते हैं और डेप्थ में इसको स्टडी करते हैं। मैं सेक्शन 9 का लिख रहा हूं, ये देखिए। अब मैं इनके अलग अलग 3 डायग्राम बनाऊंगा। कैसे? एक डायग्राम मैं बनाऊंगा इस बॉक्स का, एक डायग्राम मैं बनाऊंगा इस बॉक्स का, और एक बनाऊंगा मैं इसका। ये सेक्शन 9 का पहला, सेक्शन 9 का ये दूसरा बॉक्स, सेक्शन 9 का थर्ड बॉक्स। तो पहला कौन सा आ रहा है? टू ट्राई ऑल सूट्स। अब ये समझते हैं, समझिए। ये कहते हैं कि कोर्ट्स शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। ओके, और एक और चीज, हेडिंग में लिखा हुआ है सिविल सूट्स, यहां लिखा हुआ है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। चलो इस टॉपिक में बाद में बात करेंगे, पहले यही पकड़ते हैं। कोर्ट्स शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई, कोर्ट्स शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई, इसको हम डेप्थ में लेकर चलते हैं। अब समझो, कोर्ट्स जो है उन्हें सुनना पड़ेगा सूट्स को, ये उनके लिए मैंडेटरी है। तो ऊपर हेड डालेंगे हम टू ट्राई ऑल सूट्स, टू ट्राई ऑल सूट्स। ठीक है जी। इसको हम जो स्टडी करते हैं वो 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहली है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या है? in favor of jurisdiction. सेकेंड, तो यानी कि हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि अगर एक आदमी कोर्ट में गया है तो जाहिर सी बात है उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। अगर दूसरी पार्टी ये प्रूव करने में कामयाब हो गई कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर हम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं मानेंगे। अदरवाइज हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। यानी कि एक आदमी ने एक केस फाइल किया, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी ने इस बात को रिबट ही नहीं किया,
उसने कहा ही नहीं कि इस कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, कोर्ट की जुरिडिक्शन है। देयर इज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ जुरिडिक्शन, यस देयर इज जुरिडिक्शन इन द कोर्ट, कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। सेकंड पॉइंट आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंस। अब ये प्रूव करना कि इस प्रिजम्पशन को रिबट करना, इस प्रिजम्पशन के खिलाफ बात करने का जो बर्डन है वो किसके ऊपर है, वो है डिफेंस के ऊपर। डिफेंस को प्रूव करना होगा कि डिफेंस को ये प्रूव करना होगा कि कोर्ट जो है इट लैक्स जुरिस्डिक्शन। समझ में आया? जो आदमी एक्स और वाई के बीच में लड़ाई थी, एक्स गोज टू कोर्ट, कोर्ट कौन गया, एक्स गोज टू कोर्ट। कैसे जाएगा, एज प्लेंटिफ बनकर जाएगा। समझ में आया? तो एक्स को प्रूव नहीं करना कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वाई को प्रूव करना है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। समझ में आया? और तीसरा पॉइंट आता है इसका बेसिस। इसको थ्योरेटिकल बेस क्या है, इसका बेस जो है, इसका बेसिस जो है वो है एक मैक्सिम के अंदर, एक मैक्सिम के अंदर। और वो मैक्सिम क्या है, उबी जस इबी रेमेडियम, इबी रेमेडियम, DIUM। ठीक है, समास उबी जस इबी रेमेडियम। उबी, उबी का मतलब है वेयर देयर इज वेयर देयर इज अ जुस का मतलब क्या है, वेयर देयर इज अ राइट, या वेयर देयर इज अ लॉ, या वेयर देयर इज अ रॉन्ग। इसको अलग बुक्स में अलग लिखा मिलेगा। क्यों? इंटरकनेक्टेड है। अगर लॉ आपके साथ है और अगर लॉ कहता है कि आपके साथ रॉन्ग हुआ है, तो इसका मतलब आपका राइट बनता है कॉम्पनसेशन का। और ईबी का मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडियम, यानी कि रेमेडी। शॉर्ट में बोलूं तो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, या वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज अ रेमेडी। समझ में आया? तो जब भी आपके सिविल राइट्स, जब आप, इसका क्या मतलब है, जब भी आपके सिविल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो आपका अधिकार बनता है रिड्रेसल का, तो कोर्ट को आपकी बात सुननी होगी। दिस इज द थ्योरेटिकल बेस। क्लियर? तो अभी हमने क्या कवर किए हैं, 3 पॉइंट्स। टू ट्राई ऑल सूट्स, जो सेक्शन 9 था वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड था एज पर द बेयर एक्ट। और वो 3 पार्ट्स कौन से थे, टू ट्राई ऑल सूट्स, सेकंड पार्ट जो अब हम करने जा रहे हैं सूट्स ऑफ सिविल नेचर, फिर थर्ड पार्ट है एक्सेप्ट व्हेन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि प्रिजम्पशन इस बात की है कि यस द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस पर है, वो प्रूव करेगा कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है, ना कि वो प्रूव करेगा जो कोर्ट के पास पहले गया है, जिसने केस फाइल किया है, जो प्लेंटिफ है। ठीक है जी, एक्स ने केस फाइल किया, एक्स ने ये प्रूव करेगा कि यस कोर्ट है जुरिसडिक्शन, बल्कि वाई जिस पर केस हुआ है, ठीक है, जो डिफेंडेंट है, उसको प्रूव करना होगा कोर्ट डजंट हैव जुरिसडिक्शन। और इसका बेस क्या है, क्यों मैंडेटरी है कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन, कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी होगी, क्योंकि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट को, सेक्शन 9 की जो सेकंड बाइफर्केशन थी, अब मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो है ऑफ सिविल नेचर। सेक्शन 9 की 3 बाइफर्केशंस थी। ठीक है जी, तो अब हम हेडिंग डालेंगे ऑफ सिविल नेचर। ये लीजिए, ये हेडिंग आपके सामने आ गई है, ऑफ, मैं साफ साफ लिख देता हूं, ऑफ सिविल नेचर। अब मैं फिर से आपको बेरा की तरफ लेके जाऊंगा। ये देखिए, हेडिंग में लिखा हुआ था ट्राई कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स,
जो वर्ड्स यूज हुए थे वो थे क्या, सिविल सूट्स, ये वर्ड सिविल सूट्स, क्लियर। जबकि यहां पर वर्ड क्या यूज हो रहा है, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन because these two expressions do not carry the same meaning. ये जो expression है suits of civil nature, this is a wider term. It includes all civil suits as well as some other suits also. Okay, तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, और भी कई रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है जब हम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कि जब एक स्टैट्यूट को पढ़ा जाता है तो कैसे इंटरप्रेट करना है उसके वर्ड्स को, मतलब कैसे निकालना है। और अगर एक बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन होते हैं, और हेडिंग को पढ़ के उसमें से मतलब समझा जा सकता है। और अगर इफ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द हेडिंग, ठीक है, एंड द कंटेंट, देन कंटेंट विल प्रिवेल ओवर द हेडिंग। कंटेंट ऑफ द लॉ, लॉ ये है, लॉ जो है वो ये है, ना कि ये हेडिंग, हेडिंग से समझाने के लिए थी। पर अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो लॉ प्रिवेल करेगा, ये सब कुछ जो ये कंटेंट है ये प्रिवेल करेगा, ना कि ये हेडिंग, ना कि ये हेडिंग। समझ में आया? सो सूट्स ऑफ सिविल नेचर को अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। कैसे करूंगा? ये एक सूट ऑफ सिविल नेचर जो है ये एक वाइडर टर्म है। इट इंक्लूड्स टू थिंग्स। ये कौन सी दो चीजें इंक्लूड होती हैं? पहला, ऑल सिविल सूट्स, सिविल सूट्स तो इसमें इंक्लूड हो ही जाते हैं। और दूसरा, अदर सूट्स, other suits, not purely civil suits, not purely civil suits। अब all civil suits क्या है? all civil suits क्या है? ये है civil rights, civil rights conferred by civil laws, by सिविल लॉज, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट, ये सब सिविल लॉज हैं। और ये आपको क्या देते हैं? अधिकार देते हैं, सिविल राइट्स कॉन्फर करते हैं। ओके, सिविल राइट्स एंड ड्यूटीज को पैदा करते हैं सिविल सब्सटेंटिव लॉज, ठीक है। जैसे कि आपने गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा मैं ये तुम्हें 5 लाख दे रहा हूं, अब से 10 दिन के बाद आप ये गाड़ी मुझे दे दो। उसने कहा डन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डन बोल दिया उसने। तो 10 दिन के बाद, क्योंकि आप पैसे दे चुके हो, उसकी गाड़ी लेने का आपका क्या पैदा हो गया? सिविल क्या पैदा हो गया? सिविल राइट पैदा हो गया। किसके तहत तहत पैदा हुआ? ये एक सिविल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत पैदा हुआ। समझ में आया? तो सिविल राइट्स आर कॉन्फर्ड बाय सिविल लॉ, सिविल राइट्स कॉन्फर्ड बाय सिविल लॉज are enforced by are enforced by civil suits, by civil suits। इससे आपको पता चलता है सिविल सूट्स वर्ड का क्या मतलब है। यानी कि सिविल लॉज के द्वारा पैदा हुए सिविल राइट्स को एनफोर्स आप सिविल सूट्स के द्वारा करवाते हैं। ओके, अब आते हैं अदर सूट्स, नॉट प्योरली सिविल सूट्स। ये कौन से सूट्स की बात हो रही है? ये हो रही है, इसमें 3 चीजें आएंगी। कौन से? पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स। दूसरा आएगा कास्ट मैटर्स, कास्ट मैटर्स। और तीसरा आएगा रिलीजियस, रिलीजियस, ये ऐसा आएगा यहां, वेट,
religious matters. Okay, तो political matters, then is caste matters, and then is religious matters. लेकिन सभी नहीं, सिर्फ वो जो कि सिविल राइट कॉन्फर कर रहे हैं, that relates to, वो वाले मैटर्स that relates to determination of a civil right and enforcement thereof. इसका क्या मतलब है? हर पॉलिटिकल मैटर, ये देखो जी, हर पॉलिटिकल मैटर सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। सिर्फ वो पॉलिटिकल मैटर सूट ऑफ सिविल नेचर है जो पैदा कर रहे हो आपके सिविल राइट्स, दैट रिलेट्स टू डेफिनेशन ऑफ अ सिविल राइट एंड एनफोर्समेंट देयरऑफ। क्लियर? ओके, बट डज नॉट कवर। इसके नीचे और एक्सप्लेन करने के लिए मैं लगा देता हूं, ये लो जी, ये लीजिए, बट डज नॉट कवर, बट डज नॉट कवर। अब कौन से रिलीजियस मैटर्स, कौन से कास्ट मैटर्स या कौन से पॉलिटिकल मैटर्स ऐसे हैं जो कि सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं माने जाएंगे? ठीक है, बट डज नॉट कवर में आगे तीन बातें आएंगी। ठीक है, प्योरली पॉलिटिकल मैटर्स, प्योरली पॉलिटिकल मैटर्स, फिर है प्योरली कास्ट मैटर्स, प्योरली कास्ट मैटर्स, और प्योरली रिलीजियस मैटर्स। प्योरली पॉलिटिकल मैटर्स, प्योरली कास्ट मैटर्स और प्योरली रिलीजियस मैटर्स। यानी वो वाला पॉलिटिकल मैटर जो कि किसी सिविल राइट को क्रिएट नहीं कर रहा, वो पॉलिटिकल मैटर जो सिविल राइट्स को क्रिएट नहीं कर रहा, वो सूट ऑफ सिविल नेचर का भी सब्जेक्ट मैटर नहीं बनेगा। वो कास्ट मैटर जो सिविल राइट्स पैदा नहीं कर रहा, वो मैटर सिविल सूट का मैटर नहीं बनेगा। ठीक है, और वो रिलीजियस मैटर जो कि सिविल राइट्स पैदा नहीं कर रहा, वो वाला रिलीजियस मैटर भी सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं बनेगा। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अदर सूट्स नॉट प्योरली, ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अब मैंने बताया था हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे सेक्शन 9 को। ठीक है, और सेक्शन 9 को बेरेट के हिसाब से जो हमने डिवाइड किया था 3 में किया था, टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर और एक्सेप्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। मैं फिर से बेरेट दिखा रहा हूं, ये था 3rd पार्ट। अब हम यहां आ गए एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब आ जाओ 3rd हिस्से पर। ये आ गया तीसरा हिस्सा, ये देखिए, ये अब मैं यहां आ गया। हेडिंग दे देते हैं 3rd पार्ट की, एक्सेप्ट, सॉरी दोबारा से लिखता हूं मैं, एक्सेप्ट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। और इम्प्लाइडली बार्ड। अब इसका क्या, इसको भी हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। ऑफ कोर्स एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। इसका मतलब ये है, एक्सप्रेसली का मतलब ये है कि साफ साफ लॉ में ही कहीं लिख दिया गया है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो चाहे आपका सिविल राइट वॉलेट हो रहा है पर आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, इम्प्लाइडली चाहे लिखा हुआ नहीं है पर
पर ये इम्प्लिसिट है कि चाहे आपका सिविल इनवैलिड हो रहा है, आप केस नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अब एक्सप्रेसली को भी हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, अंडर सीपीसी एक्सप्रेसली गिवन है या फिर सीपीसी से बाहर, तो इसे आप लिखो अंडर सीपीसी, और यहां आप लिखिए अंडर अदर स्टैट्यूट्स। अंडर अदर, अंडर सीपीसी और अंडर अदर स्टैट्यूट्स। ठीक है जी। अब इम्प्लाइडली में क्या क्या आ जाता है, पहले इम्प्लाइडली ही बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे कि एक्ट ऑफ स्टेट, कि अगर सरकार ने ही जंग लग गई और सबके घरों पर कब्जा कर लिया, सबकी गाड़ियों पे कब्जा कर लिया, ठीक है, सबके खेतों पर कब्जा कर लिया जहां भी जंग छिड़ रही है, तो आप केस नहीं कर सकते। इसको हम सॉवरेन एक्ट मानते हैं। फिर दूसरा, कॉस्ट्स इंकर्ड इन अ क्रिमिनल केस, कॉस्ट्स इंकर्ड इन अ क्रिमिनल केस। अब एक क्रिमिनल को सजा तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने जितनी मेहनत की है, ठीक है, जेल अथॉरिटीज ने जितनी मेहनत की है उसकी तरह जेल में रखने की, क्या उसका हर्जाना अब किसी आदमी को आपने 4 साल की जेल भेज दिया, उस आदमी को 4 साल जेल में रखा, जब वो जेल से बाहर निकलने लगा तब उसे कहा 4 साल खाने के पैसे दो, कमरे का किराया दो, क्या वो ले सकते हो? नहीं। पुलिस जो आपको पकड़ने गई थी उसका जो पेट्रोल लगा उसके पैसे दो, क्या वो मांग सकते हैं? नहीं। कॉस्ट इंकर्ड इन अ क्रिमिनल केस। ठीक है, फिर जिस जज ने तुम्हें सजा सुनाई उसकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना है, वो दो। एक तो आदमी 4 साल जेल काट के आया है, क्या वो ये पैसे देगा? इंप्लाइड है कि केस करके उससे पैसे नहीं लिए जा सकते। देन डिफेमेशन ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, डिफेमेशन ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि जब आप किसी पर केस करते हो तो उस आदमी की छवि आप धूमिल कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन डाउन कर रहे हो। समझ में आया? किराएदार मकान मालिक का केस है, मान लो मकान मालिक ने किराएदार पर, मकान मालिक ने किराएदार पे केस किया कि ये टाइम पर किराया नहीं देता है, समझ में आया, प्रॉपर्टी को मिसयूज करता है, तो कहीं पर उस किराएदार की बेइज्जती भी हो रही है, पर क्या वो इसका हर्जाना ले सकता है? नहीं ले सकता। ये इम्प्लाइड बारिक है। अब आ जाओ एक्सप्रेसली, कहां कहां क्लियर कट लॉ में लिख रखा है कि चाहे सिविल राइट वायलेट हो भी रहा है फिर भी आप केस नहीं कर सकते। सीपीसी में कहा क्या है? सबसे पहला सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, कि जो एक केस पहले डिसाइड हो गया तब तो आपने बोला नहीं, तो बाद में भी आप बोल नहीं सकते। ठीक है, once decided a case ends, same matter cannot be brought by the same parties under the same title. ठीक है, okay, same dispute by same parties under same title cannot be contested again. ये है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। चाहे सिविल राइट वायलेट हुआ है, पहले क्यों नहीं बोला? क्लियर? दूसरा सेक्शन 47, जब जब ये सेक्शंस पढ़ाऊंगा साथ साथ कराता जाऊंगा, अब लिख लीजिए बस आप। फिर है सेक्शन 10 रेस सबजुडिस, फिर है सेक्शन 10 रेस सबजुडिस। इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर ए और बी ने कुछ काम किया और फिर कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया, क्लियर, और दो कोर्ट्स की जुरिडिक्शन बनती है, अंबाला और चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक पार्टी ने केस डाला, अभी वो केस पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं आया, और दूसरी पार्टी ने अंबाला में केस डाल दिया, वो कहता मेरे घर के पास तो अंबाला ही कोर्ट पड़ती है, तो क्या दो कोर्ट्स में सेम केस चलेगा? नहीं। जिस केस जो केस बाद में इंस्टीट्यूट हुआ है उसको स्टे कर दिया जाएगा। सो सेक्शन 10 कहता है स्टे ऑफ सूट, जो बाद में केस डाला गया है बाय द सेम पार्टीज, सेम डिस्प्यूट, अंडर द सेम टाइटल। ओके, सेक्शन 10 के बाद आता है सेक्शन 95
अभी मैं डिटेल इसकी नहीं बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तभी कराऊंगा। ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 2, देन ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 9, देन ऑर्डर 22, ऑर्डर 22 रूल 11, रूल 11। ठीक है जी। तो ये सब क्या है, सीपीसी में दी गई, सीपीसी में दी गई एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या है, बारिंग्स, सीपीसी की एक्सप्रेस बारिंग्स हैं जो अभी मैंने कराई है। अब मैं कराऊंगा सीपीसी से बाहर अंडर अदर स्टैट्यूट्स क्या क्या बारिंग्स दी हुई हैं कि चाहे सिविल एंड वॉलेट हो रहा है पर आप केस नहीं कर सकते। वो क्या क्या है, पहला इसमें लिखिए, अंडर अदर स्टैट्यूट्स में लिखिए आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में ही जाएंगे। ठीक है, आप सिविल सूट सिविल कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। क्लियर? देन इज कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। आपने मोबाइल फोन परचेज किया, सही नहीं निकला, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको कंज्यूमर फोरम में ही जाना होगा। मोटर व्हीकल डिस्प्यूट्स, मोटर व्हीकल डिस्प्यूट्स यानी एमएससीटी के केस, एमएससी मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। ये क्या है, ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। ठीक है, आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। और दूसरा टैक्सेशन डिस्प्यूट्स, टैक्सेशन डिस्प्यूट्स। ओके, ऐसी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं बैंक के लोन्स को लेकर। क्लियर? तो ये मैंने कोशिश की है आपको पूरे सेक्शन 9 का क्रक्स समझाने की। क्लियर? तो अब हम करेंगे इसको नोट्स में से, जो कि हम आपको सप्लाई भी करेंगे। जो मेरा अगला सेशन होगा, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको, आपको यहां से पढ़ाया जाएगा और ये नोट्स आपको सप्लाई भी किए जाएंगे। क्लियर? सो इसके साथ ही मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं और फिर हम अगले सेशन में करेंगे यही चीज जो अभी तक मैंने आपको समझाई है फ्रॉम दीज नोट्स। ओके, विद दिस आई एंड दिस सेशन।